जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मत। हेलो गाइस, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमी। मैं नूर सलाम शील्ड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। योर नॉलेज इज़ योर वेपन, ये याद रखिएगा। ये हमारा लोगो है और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये एकदम सत्य है। और शील्ड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए। वो क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आप डिफेंस की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। शील्ड डिफेंस एकेडमी इंडिया की उन संस्थाओं में से एक है जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने में आगे है। चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे आपका सीडीएस हो, या आपका कोई भी फील्ड हो डिफेंस की, इसमें सबसे जो सिलेक्शन देने वाली संस्था है वो है आपकी शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी बच्चे हैं जुड़ सकते हैं। उनको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ये चैनल उनके लिए टोटल फ्री है और आपको डिफेंस के करीब ले जाने का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, तो चलिए हम आगे आज बात करते हैं कि इस ऑनलाइन चैनल के थ्रू आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए बच्चों, इसमें आपको डेली ऑनलाइन अपडेट्स मिलेगी। ठीक है, आपके लाइव टेस्ट और क्विज़ होंगे। जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी गाइडेंस लाइव सेशंस के थ्रू आपको मिलेगी। उनके कांटेक्ट में आप जा सकते हैं और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उस पर अल्टीमेट एक्सेस मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, फ़ौज में जाने का सबसे आसान तरीका है शील्ड डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना। चलिए, आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। चलिए हम आज बात करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन की अगर हम बात करें तो ये सेशन बेस्ड है जीएस का। और इस सेशन में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, क्योंकि डिफेंस में इसका काफ़ी रोल है। चाहे आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हो, इसमें अच्छा खासा वेटेज ये कवर करता है। ये 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक का वेटेज एनडीए और सीडीएस दोनों एग्ज़ाम में कवर करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी जो एक एरिया है, इसमें समझना वाला एरिया है। इसमें कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल होता है। कॉन्सेप्ट मतलब समझने पे सारा काम टिका होता है और उसके लिए मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज का जो ये सेशन है उसमें मैपिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक आइडिया आपको देंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे उनमें हम आपको वर्ल्ड के सारे मैपिंग और उसके सारे एरिया को मैप के थ्रू ही जान पढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के इस सेशंस के बारे में। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे एक वर्ड का जनरल आइडिया और उसके जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कैसे कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आपको कैसे उसको पढ़ना है और उसमें क्या क्या याद रखना है। ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के इस सेशन में हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है आपका? पहला टॉपिक है वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि जब दुनिया बनी थी तो हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट था और उसका नाम क्या था? पेंजिया। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर जब सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा था? पेंजिया। ठीक है, लेकिन करंट टाइम में हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं? हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। इस 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? एशिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? हमारा अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पे आपका क्या आता है? साउथ अमेरिका। ठीक है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है? बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यूरोप। नहीं, ये यूरोप बिल्कुल ही गलत है, इसको मत सोचिएगा। ये 6ठे नंबर पे आता है। तो 5वें नंबर पे क्या आता है? 5वें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि यहाँ नीचे पाया जाता है, वो आपके 6ठे नंबर पे आता है। सॉरी, 5वें नंबर पे आता है। और 6ठे नंबर पे आपका आता है यूरोप। और 7वें और आखिरी कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका 7वां सबसे
बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका एक ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर पेपर में ये ऑर्डर पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे और सबसे छोटा। आमतौर पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कहाँ पर होती है, वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है आपके अंटार्कटिका को समझने में। ठीक है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका को आप यूरोप से छोटा समझते हैं, जबकि एक्चुअली में यूरोप से बड़ा है। चलिए, अब इन कॉन्टिनेंट में कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इन पॉइंट्स में सबसे पहली चीज़ तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। हर कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एशिया। एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट और सबसे लोएस्ट पॉइंट डेड सी। माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर है। बेसिकली माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपका डेड सी, जो इज़राइल और जॉर्डन की बाउंड्री पर पाया जाता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका इज़राइल और जॉर्डन के बारे में बात। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं एशिया के, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो चाहे आपका डेड सी हो, ये दुनिया के भी सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट हो। ठीक है, हमारे लैंड के सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे पास दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है द हाईएस्ट पॉइंट में तो हमेशा यही रहेगा माउंट एवरेस्ट, अर्थ का हो चाहे हमारा जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड है, लैंड वर्ड है चाहे अर्थ है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट में। लेकिन लोएस्ट पॉइंट में क्या होता है? जब अर्थ का लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मैरियाना ट्रेंच आ जाता है। ठीक है, वो वाटर बॉडी के अंदर आता है। लेकिन जब लैंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं डेड सी आ जाता है। तो कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डेड सी लोएस्ट पॉइंट में तो डेड सी भी आता है, लोएस्ट पॉइंट में आपका मैरियाना ट्रेंच भी आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड को ध्यान दीजिएगा। एक जगह लैंड यूज़ होता है, एक जगह अर्थ यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है। ये लगभग 5895 मीटर ऊंचा है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट पॉइंट, अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है आपका जिबूटी। अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? जिबूटी, लेक असाल। लेक असाल जिबूटी आपका अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट पे आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका टोटल लैंड का 16.3% को कवर करता है और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इज़ अ पार्ट ऑफ अलास्का, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, इसे याद रखिएगा। डेथ वैली आपका कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया, यूएसए यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहीं पर आपको डेथ वैली मिलेगा। डेथ वैली और डेड सी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्टिनेंट पे आते हैं, माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है और माउंट मैकिनली से ऊंचा है। ठीक है, इनकी हाइट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माउंट मैकिनली की से ऊंचा है और यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वेल्स पेनिनसुला। कहाँ का? साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपका वेल्स पेनिनसुला, जो अर्जेंटीना में पड़ता है और ये यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ये लगभग 39.9 मीटर गहरा है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट है विंसिफ मैसिफ। विंसिफ मैसिफ यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और अंटार्कटिका का लोएस्ट पॉइंट अननोन है, क्योंकि ये ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ़ से मतलब आइस से ढका हुआ है। इसीलिए हम इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और सबसे आखिरी में ढूंढे जाने वाले कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, अब आते हैं यूरोप। यूरोप का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये अक्सर पूछा जाता है।
माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप। माउंट एल्ब्रस यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसे याद रखिएगा। और जो यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है वो है कैस्पियन सी। बेसिकली कैस्पियन सी यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर आता है और इन दोनों को भी बॉर्डर बनाता है, लेकिन कैस्पियन सी का ये लोएस्ट पॉइंट है वो आपका यूरोप में ही कंसीडर किया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोशियुस्को, ये आपका न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो है आपका लेक आयर। लेक आयर आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए आपके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट वाइज। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए ये सिंगल भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कभी कभी क्या करते हैं हाईएस्ट पॉइंट दे दिए जाते हैं, जैसे सीडीएस के एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये हाईएस्ट पॉइंट अक्सर दे दिए जाते हैं और इनको अरेंज करने को देते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट, है ना। इनमें सबसे ऊंचा कौन है फिर उससे नीचा कौन है, तो आपको अरेंज करने को दे देता है। तो देखिए सबसे ऊपर आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट आएगा नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा आएगा, नंबर 2 पर आएगा माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका का। नंबर 3 पर आपका नॉर्थ अमेरिका का आएगा कौन सा, माउंट मैकिनली। फिर नंबर 4 पर आपका आएगा अफ्रीका का, और फिर नंबर 5 पर आएगा यूरोप का, 6 पर आपका अंटार्कटिका का और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए 1 और 7 तो एज इट इज़ मैच है, लेकिन बाकी सब बीच के मिस मैच है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर अगर ख़राब होगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया एक कॉन्टिनेंट का मैपिंग का स्ट्रक्चर कि मैप पर ये चीज़ें कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आपको एक काम करना है, मैंने आपको जो चीज़ें समझा दी इसको मैप लेके बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद मुझे इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने लैंड देख लिया, अब हम वाटर बॉडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कॉन्टिनेंट थे 7, तो वाटर बॉडीज़ कितनी करेंटली 5, हमारे वाटर बॉडी कितनी है हमारे टोटल 5। अब इन वाटर बॉडी के बारे में हमें डिस्कस करना है, एक एक करके ये सारी वाटर बॉडीज़ को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इन वाटर बॉडीज़ में अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमें 5 वाटर बॉडीज़ मिलती, लेकिन जब हमारा वो कॉन्टिनेंट सारे बने थे, दुनिया का पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस पर जीवन आया था, उस पर लाइफ आई थी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है जिसका नाम था पेन, एक ही वाटर बॉडी थी इसका नाम पेंथालासा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ को एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये सारे मैप पर आपको दिख रहे हैं वाटर बॉडीज़ है, ठीक। दुनिया में वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वाटर बॉडीज़ में 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक तो ओशियंस के पार्ट पर आता है, दूसरा सी के पार्ट पर आता है। ओशियंस के पार्ट पर हमारे पास 5 ओशियन है, उसमें सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन जो है हमारा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हमें मैप पर आगे की चीज़ें दिखाई देती हैं, पीछे जो घूम के सब चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो पूरा पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन की एवरेज डेप्थ या औसत गहराई जो है 4188 मीटर है, ठीक है, ठीक। पैसिफिक ओशियन जो है 2 पार्ट में है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा ओशन है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन में से एक है, क्योंकि ये आपका अटलांटिक ओशन है पूरा, ठीक। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ग्रीनलैंड, इन सारे लैंड्स के बीच में आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर अटलांटिक ओशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऊपर है, साउथ अटलांटिक ओशन नीचे है, ठीक। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका अटलांटिक ओशन जो है ये एक एस बना रहा है, सुपरमैन वाला एस, सलमान खान वाला एस, आप जो भी समझना चाहें। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो एस शेप में है, वो आपका है अटलांटिक ओशन। अब इसकी जो एवरेज डेप्थ है या औसत गहराई है वो 3376 मीटर है, इसे ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगर हम देखते हैं तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा ओशन है इंडियन ओशन, गहराई 3872 मीटर, दैट मीन्स दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ओशन। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये पूरा इंडियन ओशन है, ठीक।
इंडियन ओशन जो है ये इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, इंडिया का। ठीक, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक एम बना रहा है। ठीक, इसके ऊपर की तरफ एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और ये पूरा एशिया को कवर करता है। इधर से ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, इधर से ये आपका अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। ठीक, चौथे कॉन्टिनेंट को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर आपको बताऊँ क्योंकि ये एक लेटेस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है, ओशन में से एक है। ये आपका है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन जो है सबसे नए बने ओशन में से एक है। ये आपका अगर मैपिंग में आप देखेंगे तो आपको ये कहाँ मिलेगा, आपको ये अंटार्कटिका के चारों तरफ मिलेगा। अभी तक काफ़ी टाइम तक इसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल में ही इसे सदर्न ओशन बता दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ओशन है। ठीक, और 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक। आर्कटिक जो है ये ऊपर है और आसानी से ये दिखता नहीं है ये वाला पार्ट, इसीलिए हम इसे हिडन ओशन भी कहते हैं, छिपा हुआ महाद्वीप, हिडन ओशन। हिडन ओशन या छिपा हुआ महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, आर्कटिक महाद्वीप को। ठीक है, और ये डेप्थ वाइज सबसे कम है। ठीक है, आर्कटिक के चारों तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन है अंटार्कटिका के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी सारा जितना भी ओजोन होल होता है वो आपका अंटार्कटिका में ही क्यों होता है, अंटार्कटिका की पॉपुलेशन जबकि ज़ीरो है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, वाटर बॉडीज़ और लैंड हो गए हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल सीज़, जितने भी दुनिया के प्रमुख जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, फिर हम इन लोग को मैपिंग लोकेशन देंगे। साउथ चाइना सी, कैरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, बेरिंग सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सी ऑफ ऑस्टॉक, ईस्ट चाइना सी, हडसन बे। ये आपके कुछ मेन एरिया हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका जो एरिया है ये आपका चाइना है, चाइना। ठीक, ये चाइना है, जहाँ पर मैंने सी बना रहा हूँ वो चाइना है। ये आपका चाइना है, ये आपका इंडिया है, ऊपर आपका रशिया, और साथ में छोटे मोटे नेशंस और जुड़े हुए हैं। तो चाइना के पास दो इम्पॉर्टेंट सी हैं, पहला तो ईस्ट चाइना सी, दूसरा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे तो इसको दोनों को मिलाकर हम चाइना सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइना सी। बच्चों याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं चाइना सी। और ये जो चाइना सी है ये काफ़ी विवाद में घिरा रहता है, इसको हम मैपिंग में अलग से देखेंगे। देखिए आपका ये चाइना सी जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, एक आपका ईस्ट वाला और दूसरा आपका साउथ वाला। तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ये दोनों चाइना सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हैं और वो पेपर में बहुत आते हैं। जब हम आइलैंड्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे। चलिए, क्योंकि हम सीज़ को देख रहे हैं तो अब हमारे पास अगली सी आती है सी ऑफ जापान। ठीक है, अब सी ऑफ जापान को देखने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये आपका जापान है, छोटे छोटे 4 आइलैंड है जो मैंने डॉट्स बना दी, ये आपका जापान है। ये आपका चाइना, ये रशिया, और इनके बीच में यहाँ पे जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये वाटर बॉडी, ये वाली, हाँ ये कहलाती है सी ऑफ जापान। ठीक, इसी तरह से ऊपर रशिया और जापान के बीच में, ठीक है, रशिया और जापान के बीच में यहाँ पर ये वाला एरिया जो है जिसको मैंने डॉटेड किया है, ये आप फिर से देख लीजिए, ये वाला एरिया जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये एरिया कहलाता है सी ऑफ ऑस्टॉक, सी ऑफ ऑस्टॉक। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी आएगा जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वो है आपका बेरिंग सी। बेरिंग सी आपके पेपर में बहुत आया है और एग्ज़ाम में आया है। बेरिंग सी इज़ अ सी बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा, बेरिंग सी। और बेरिंग सी की जब हम बात करते हैं तो ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन पर है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन पर पाया जाने वाला सी कौन सा है, बेरिंग सी। तो ये तो आपका हो गया मेन सी।
इनको अक्सर, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ये बनता है, इन सीज का नाम दे देते हैं और इनको अरेंज करने को दे देते हैं, ठीक है। या तो नीचे से ऊपर देंगे या तो ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर देंगे तो साउथ से नॉर्थ और ऊपर से नीचे देंगे नॉर्थ से साउथ। अरेंज करने को देते हैं। तो ये अरेंजमेंट पेपर में अक्सर आता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर और प्रैक्टिस करना भूलिएगा नहीं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बगल वाले पर। आपके पास यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ मिलते हैं। पहला तो अरेबियन सी और दूसरा रेड सी, ठीक है। अरेबियन सी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अरेबियन सी आपका ये अरब पेनिनसुला और इंडिया के बीच में का जो एरिया है, ये आपका अरेबियन सी, ठीक। और ये आपका रेड सी जो है, रेड सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में ये पूरा बीच में आता है, ठीक है। यहाँ आपका सऊदी और इधर आपका इजिप्ट, एरिट्रिया, ये सब देश आते हैं। रेड सी जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पेपर में बहुत आता है। CDS के पेपर में भी आता है और NDA के पेपर में भी आता है। क्या आता है, कुछ आता है रेड सी किन किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। तो रेड सी किन किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, यस डेस, ओके, यस डेस। वाई फॉर यमन, वाई फॉर यमन, इसे याद रखिएगा पहला, ठीक है। वन बाय वन आप लिखते जाइए, समझते जाइए। वाई फॉर यमन, ओके, वाई हो गया। अब ई फॉर आप लिख सकते हैं इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक, ये हो गया आपका। अब ई के बाद हम अगले नंबर पे आते हैं, ठीक है। अगले नंबर पे हमारे पास आता है अगले नंबर पे हमारे पास आता है एस आएगा। तो यस में एस वाला पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं सऊदी, ठीक है, सऊदी। उसके बाद हमारे पास डी आता है, डी में जिबूटी, अभी जैसे हम बात किया था जिबूटी, ठीक है। जिबूटी में फिर ई आएगा, DES होता है ना, यस डेस DSE में यहाँ पे एरिट्रिया, ओके बच्चों। फिर लास्ट में आपका आएगा एस वापस, ठीक है, यस डेस। और लास्ट वाला जो एस है वो आपका है सोमालिया। तो जो आपका रेड सी है वो आपको कुल मिला के 6 देशों से जुड़ा हुआ है। अक्सर पेपर में आ जाता है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मैंने जो तरीका बताया, अगर आप इसको याद रखेंगे और मैप पर इसको देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपके अगले सी पर, ब्लैक सी ऊपर आता है यूरोप में, ठीक। और ब्लैक सी के जस्ट बगल में मेडिटेरियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है हमारा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिडिल ऑफ द ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अफ्रीका और यूरोप के बीच का मेन एरिया है। यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर यूरोप, इसके बीच में यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट पाई जाती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट को हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। चलिए अब ये तो आपके मेन वाटर बॉडीज़ में आपका, फिर अगला दुनिया का जो इम्पोर्टेंट सी में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े सी में आपका कैरेबियन सी आता है, ठीक है। ये देखिए आपका कैरेबियन सी। आप लोगों ने कई बार पिक्चर देखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को देखकर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन थे कहाँ से। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, यहाँ पर बीच में वाटर बॉडी पाई जाती है, जहाँ गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के जस्ट नीचे, ये ऊपर आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ये वाला एरिया, ठीक है। और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ये वाला एरिया जो मिलता है, ये कैरिबियन सी है। और कैरिबियाई सागर, जहाँ से वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है, कैरिबियन टीम, वो यही वाला एरिया है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक। चलिए अब ये तो मेन सी हो गए। फिर मैं यहाँ पर एक बे है, हडसन बे, इस बे को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सब वाटर बॉडीज़ हैं, तो इन वाटर बॉडीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो हमने मेजर वाटर बॉडीज़ को देख लिया। धीरे धीरे करके जब हम एक एक कॉन्टिनेंट को जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम और डिटेल में इन सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं
वर्ल्ड की फेमस माउंटेन रेंज के बारे में बात करते हैं, द फेमस माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए माउंटेन रेंजेस में पहले हम नाम को डिस्कस कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके इसकी बाकी डिटेलिंग भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए जब हम फेमस माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो नंबर 1 पे तो माउंट एवरेस्ट आता है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पर कौन सा आता है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। नंबर 3 पर कौन सा है? कंचनजंगा। नंबर 4 पर नंगा पर्वत। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये शुरू के 4 जो हैं ये एशिया में आते हैं और उन 4 में से 2, 3 और 4 वाले जो हैं ये इंडिया में आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया कि भैया सबसे ज़्यादा माउंटेन्स आपको कहाँ मिलेगी? एशिया और इंडिया में। एशिया में कहाँ? इंडिया में। ठीक, उसके बाद अकांकागुआ, ओडा जलसेलो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है चिम्बोरोजा, माउंट मैकिनले, कैटोपैक्सी। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये शुरू वाले तो आपको एकदम क्लियर है ना कि माउंट एवरेस्ट हिमालय में है। ठीक, जैसा आप देख सकते हैं कहाँ पर है? हिमालय में। ठीक, फिर आपका गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम का हिस्सा है, कंचनजंगा हिमालय का है, नंगा पर्वत हिमालय का है, अकांकागुआ एंडीज़ का है, ओजर डेसलो भी एंडीज़ का है, चिम्बरोजा भी एंडीज़ का है। अब एडीज़ का नाम देखिए बार बार आ रहा है, तो एडीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा ऊंचा पर्वत है? आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे लंबे की, तो लंबे में आपका कौन सा आता है? एंडीज़, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब माउंट मैकिनली अलास्का, कैटोपैक्सी में ज्वालामुखी जो है बहुत ही फेमस है, वो एडीज़ में ही पाया जाता है। फिर किलीमंजारो, तो किलीमंजारो में ही है। माउंट एवरेस्ट कैक्सस पर्वत माउंट ब्लैंक एल्प्स में आता है। मॉटन हॉर्न, पेनी एल्प्स और माउंट क्रूक सदर्न एल्प्स। ठीक है, सदर्न एल्प्स बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए ये इनका ऑर्डर है, इन ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर को लगाने को पेपर में अक्सर आता है, स्पेशली ये शुरू के, इनको तो आपको एकदम दिमाग से नहीं निकालना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको मैपिंग पे देख लीजिए। अब देखिए सबसे जो नंबर 1 पे थी आपकी थी हिमालय। हिमालय आप देख सकते हैं, ये आपका हिमालय है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर हिमालय के अगल बगल में आपको बाकी सब भी मिल जाएगा। ठीक है, हिमालय के इधर काराकोरम रेंज है, तो काराकोरम में आपको K2 मिलेगा, गॉडविन ऑस्टिन जो दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है। कहाँ पर? काराकोरम में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इधर अगर हम देखते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज में आपका आता है एंडीज़। देखिए ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जितनी भी अभी हमने यहाँ पर देखी थी वो सब यहीं का हिस्सा थी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए सारे माउंटेन्स एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की मेन माउंटेन्स। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली माउंटेन्स आती है, तो उसमें नंबर होता है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज आपका बेसिकली अलास्का के बगल में है। फिर आपका रॉकीज़, फिर कास्केड, उसके नीचे आपका कास्केड, फिर सियारा नेवादा। ठीक है, सियारा नेवादा। ठीक, फिर उसके बगल में अल्पेशियन माउंटेन। ठीक, तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट माउंटेन है। अल्पेशियन की एक ख़ास बात है, इस माउंटेन में सबसे ओल्डेस्ट में से एक है यहाँ की, और दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट में से है। तो जितनी भी प्री कैम्बियन और कैम्बियन एज की माउंटेन्स होती है वहाँ पर कोल और मार्बल्स बहुत पाए जाते हैं। डैट मीन्स यहाँ पर रॉक सिस्टम बड़े पुराने होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं साउथ अमेरिका पर। अब देखिए साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, साउथ अमेरिका में सबसे पहले तो आपने सबसे लंबी माउंटेन रेंज देख ली, एंडीज़, काफ़ी लंबी है, इसकी हाईएस्ट काफ़ी पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी हम लोगों ने देख चुके हैं, अकांकागुआ है। ठीक है, अब गोयना हाईलैंड्स, फिर आपका ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, तो ये सब हाईलैंड्स हैं, मेन एरियाज़ हैं यहाँ के, लेकिन ये माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आपके अफ्रीका पे।
अफ्रीका में देखिए यहाँ पर एटलस, डार्कस बर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, पेपर ख़राब करने के लिए आता है। साउथ अफ्रीका में है, एकदम नीचे टिप पर अफ्रीका के हिस्से में, ठीक, और पेपर में बहुत आता है। फिर आता है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ग्रेट रिफ्ट वैली के अंदर माउंटेन्स और वैलीज़ का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये काफ़ी सारे देशों में होके गुजरती है। तो इसको हम आगे मैप पर जब अफ्रीका पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं आपका यूरोप, ठीक है। देखिए ये यूरोप का पूरा मैप है, आप ध्यान से देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है। यूराल माउंटेन, दिस माउंटेन क्रिएट द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? यूराल पर्वत, इसे ध्यान रखिएगा। यूराल पर्वत इधर से पूरा शुरू होकर पूरा यूरोप और एशिया के बीच में एक बड़ी बाउंड्री क्रिएट करता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है कारपेथियन माउंटेन, फिर उसके बाद आल्प्स माउंटेन, फिर पेरेनीज, बहुत पूछा जाता है, स्पेन और फ्रांस से पाया जाता है, ठीक। और जोले माउंटेन आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के एरिया को कवर करता है। चलिए, ये तो हो गया आपका यूरोप। एशिया में जब हम बात करते हैं तो एशिया में आपके पास दुनिया के सारे माउंटेन रेंजेस हैं बड़े बड़े, ठीक है। एशिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर है पामीर, यहाँ पर क्या है आपका पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से चारों तरफ अलग अलग माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। तो एशिया में माउंटेन रेंजेस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपका काराकोरम से लेकर जास्कर और तियान शान, कुनलुन शान, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसको जब हम एशिया को डिस्कस करेंगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब हम यहाँ मेन माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो वो आपकी हिमालय आती है, ठीक। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की जब हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन माउंटेन रेंज है वो है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज में आती है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा एरिया कवर करती है और दुनिया की चौथी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। चौथी क्या, हम इसको तीसरी बोलते हैं अगर हिमालय को हम सिंगल पार्ट में ना ले तो दुनिया की चौथी में आपका ये याद रखिएगा इसे नाम को। फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको ध्यान दीजिए। देखिए उन क्वेश्चंस में ये अरेंज करने को ज़रूर आता है, तो ये वाला पार्ट आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, और जितना ज़्यादा आप इसे मैप पर प्लॉट करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पार्ट की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो दुनिया के मेन डेजर्ट्स को डिस्कस करना है। देखिए डेजर्ट को हम इंडिविजुअली हर कॉन्टिनेंट में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मेन डेजर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो आपका तो अंटार्कटिका है, बट अंटार्कटिका फुल्ली कवर्ड विद स्नो एंड वो पूरी तरह से डेजर्ट है कि नहीं इसका भी अंदाज़ा अभी हमको एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन टेक्निकली वही है। लेकिन जब पेपर में आता है तो अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं होता है। क्या ऑप्शन होता है? सहारा। तो सहारा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा डेजर्ट यहाँ पे दिया हुआ है लीबिया, फिर नूबियन डेजर्ट, फिर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। देखिए ये सारे डेजर्ट को आप थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए। देखिए सहारा डेजर्ट का जो है, सहारा डेजर्ट जो है वो बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। लीबिया का जो डेजर्ट है वो भी अफ्रीका है, नूबियन डेजर्ट भी अफ्रीका है। फिर ये ऑस्ट्रेलियन विक्टोरिया और सैंडी, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। फिर सिम्सन जो होता है, सिम्सन आपका कवर होता है नॉर्थ अमेरिका में। अरेबियन डेजर्ट कई सारे देशों को कवर करता है। सीरियन भी आपके कई सारे देशों को अरब पेनिनसुला में पाया जाता है। फिर रबल खाली की अगर हम बात करते हैं तो रबल खाली जो है ये अरब में आता है। गोबी डेजर्ट जो आपका है ये मंगोलिया में आता है। कालाहारी जो है ये आपका बोत्सवाना, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो कालाहारी डेजर्ट आपका कहाँ कवर होता है? कालाहारी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। टकला मकान एशिया में आता है, ठीक है। टकला मकान काफ़ी में सोनरॉन, काराकुम, थार, अटाकामा, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, इनको नोट ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ इनके
मेन एरियाज़ को ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इन डेजर्ट को एक बार मैप पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा डेजर्ट कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट। तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पहली चीज़। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा डेजर्ट कहाँ पर है? एरिया वाइज सबसे ज़्यादा डेजर्ट नो डाउट आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अफ्रीका में देखते हैं, चलिए अफ्रीका से ही शुरू करते हैं और यहाँ से देखते हैं। अफ्रीका में आपके पास डेजर्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पहला डेजर्ट जो आता है सहारन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद कालाहारी, कालाहारी के जस्ट पीछे नमीब। तो यहाँ पर 3 डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारा, कालाहारी और नमीब, ओके, ठीक है बच्चों। अब हम अगले कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कॉन्टिनेंट है वो आपका है एशिया। एशिया में देखिए पहला डेजर्ट आता है गोबी, फिर तुर्किस्तान, ठीक है, फिर रेगिस्तान, ये सब डेजर्ट आते हैं। फिर अरेबियन डेजर्ट आता है, टकला मकान भी यहीं पर आता है, ठीक। तो यहाँ पर डेजर्ट की कोई कमी नहीं है, ठीक। और बाकी रहा इंडिया का एक डेजर्ट जो आपको बड़ा फेमस है थार, वो भी यहीं पर आता है, ठीक। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में भी डेजर्ट बहुत सारे हैं। कोलोराडो डेजर्ट, सिम्सन, मोजावे, तो ये सारे डेजर्ट आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक। एटाकामा दुनिया का सबसे लंबा डेजर्ट है, इसको मत भूलिएगा। दुनिया का सबसे लंबा डेजर्ट और दुनिया का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? एटाकामा। द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? एटाकामा। यहाँ पर 400 सालों से बारिश नहीं हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। तो एटाकामा इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट कौन सा है? एटाकामा। पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है, बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा डेजर्ट आपका पेंटागोनिया डेजर्ट। ये पेंटागोनिया डेजर्ट जो है नीचे पड़ता है, कहाँ पर? आपका चिली के पास। चलिए अब यहाँ पर अर्जेंटीना के पास। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अंटार्कटिका फुल ऑन डेजर्ट है, ठीक। और एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है और कई बार आया है, वो ये क्वेश्चन है कि आपका विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया, इसे ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया स्ट्रेट, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब डेजर्ट की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, लेकिन विक्टोरिया वाटरफॉल की जब बात आएगी, ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल आपका अफ्रीका में है। कौन सा वाटरफॉल? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया के नाम से कन्फ्यूज़न बहुत सारी है। तो विक्टोरिया नाम से जब डेजर्ट आएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया याद रखोगे, लेकिन जब वाटरफॉल आएगा तो क्या याद रखोगे? अफ्रीका। चलिए अब यहाँ तक आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा मैपिंग में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आपके पास वर्ल्ड मैप का एक जनरली एक मैप बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इसमें 3 लाइन है, ठीक। सबसे ऊपर वाली लाइन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच वाली लाइन इक्वेटर, सबसे नीचे कैप्रिकॉर्न। इन लाइनों की जानकारी हमें लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को सबसे पहले हम देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इस पर कितने देश हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ठीक। इसको प्लॉट ज़रूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पे टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में देखिए सबसे पहले मैक्सिको, ठीक। सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मैक्सिको, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? बहामास, ठीक। तीसरे नंबर पर सहारा, सहारा बहुत बड़ा एरिया है। चौथे नंबर पर मॉरिटानिया, ठीक। ये हो गया आपका मॉरिटानिया और सहारा। देखिए मैक्सिको जो है, मैक्सिको और बहामास, ये दोनों आपका अमेरिका में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया और माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, लीबिया, तो ये सब आपके अफ्रीका में आ जाता है। फिर यहाँ से
सऊदी अरेबिया से, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, ये आपका आता है एशिया में। तो एशिया वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में कौन सा देश कर्क रेखा पर या कैंसर पर नहीं है। और देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं वो देखिए इस तरह से होते हैं। एक ऑप्शन आपको यूएई दे देता है, एक आपको दे देता है ओमान, एक देता है पाकिस्तान, और एक एरिया आपको देता है ताइवान। तो देखिए होता क्या है कि आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो करते क्या हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं। ज़्यादातर बच्चे यूएई या ओमान के साथ जाते हैं क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता है, जबकि यूएई और ओमान है, और कौन सा नहीं है, पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि इंडिया पर टॉपिक ऑफ कैंसर है तो पाकिस्तान बगल में सटा हुआ है तो लगता है कि उससे भी होके जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहाँ पर 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा जिसको हम शॉर्ट में बापू बोलेंगे, BAPU, ये साउथ अमेरिका में पड़ेगा। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ठीक है, ठीक है, सॉरी बापू नहीं बोलेंगे, ABCB, ठीक है। ये जो आपका है वो है वापिस, ठीक है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, चिली, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका बचा हुआ सब अफ्रीका में सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। अब ये तो आपके हो गए टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। देखिए ये अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली ये आपका जब टॉपिक ऑफ कैंसर से आता है तो एशिया के देश पूछे जाते हैं, और कैप्रिकॉर्न से आता है तो साउथ अमेरिका के देश पूछे जाते हैं। तो इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज दैट लाइज अलोंग द इक्वेटर, विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले देश, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम देखते हैं विषुवत रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। पहला महाद्वीप आपका कौन सा है? साउथ अमेरिका। दूसरा महाद्वीप आपका अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप कौन सा है? तीसरा कॉन्टिनेंट है एशिया। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका पहला, ठीक है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, 3 देश हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार दीजिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इक्वेटर, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील एंड मैक्सिको। चौथा ऑप्शन क्या दिया? मैक्सिको। तो यहाँ से आप सीधे मैक्सिको देखेंगे तो मैक्सिको ऊपर पड़ जाता है, और मैक्सिको ऊपर पड़ जाने की वजह से ये आपका इक्वेटर पर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर अफ्रीका में कौन सा है? सो टोम प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड गेबन। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 7 देश हैं। इनके नाम याद नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखेंगे तो और अच्छा है। फिर आता है आपका एशिया। एशिया वाले नाम 3 हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबती, ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनको याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो या तो आपको इधर वाले 3 याद रखने हैं या तो उधर वाले, ठीक। या तो आपको नाम याद रखने हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील के, ठीक है, या फिर आपको नाम याद रखने हैं आपको एशिया वाले। एशिया में आपको मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबती है, ठीक है। इनको याद रखना है। इनको अगर याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री, वो आपके 8 देशों से होकर जाती है। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 8 देशों से होकर जाता है। अब वो 8 देश कौन कौन से? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो,
घाना टोगो। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी के पेपर्स दे रहे हैं तो यूपीएससी कोई भी पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी और इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। हम अपने अगले सेशन में इन्हीं सारी चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। इसकी जल्द ही मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा। इस पूरे के पूरे लेक्चर का पीडीएफ भी आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग भी ग्रुप पर ऐड नहीं है, शील्ड डिफेंस एकेडमी में कॉल करके उसके ग्रुप पर जल्द से जल्द ऐड हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और करना भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि हम आपसे ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकें। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।